ऑल ऑफ यू। और आज हम आपको डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। और अभी तक आप देख सकते हो पेपर्स आप लोगों ने खुद ट्राई किया होगा और इसका सॉल्यूशन सब लोगों ने। तो चलो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं लाइव आप लोगों के सामने, ठीक है। और आप बताइए कितने सॉल्यूशंस आपके मैच कर रहे हैं हमारी सॉल्यूशन से और किस से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजियर साइड में है, ऑल्दो देखने में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे इसी स्पेस प्रोवाइडेड में, सो दैट पूरा फील के साथ बनाते हैं। तो टी को जीरो से हाफ दे रखा है, कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीटी हैज डिस्टिंक्ट रूट फॉर ऑल टी जीरो से हाफ में। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं क्योंकि सम ऑफ रूट भी आपको पता है। तो सम ऑफ रूट जो होगा अल्फा टी प्लस बीटा टी, दैट्स गोइंग टू बी 1 माइनस टी माइनस बी बाई डिवाइडेड बाई टी माइनस टी स्क्वायर। तो ये मेरे जो वैल्यू आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 1 बाई टी आ गया, राइट। क्योंकि इस इंटरवल में आप देख सकते हो टी तो पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है, राइट। लेकिन चूंकि टी बिलोंगिंग टू जीरो से हाफ दे रखा है, इसीलिए 1/t जो होगा वो तो चले जाएगा क्या, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक डांस करेगा। अब चूंकि 1/t 2 से इन्फिनिटी तक डांस करेगा, तो दोनों का दोनों अल्फा और बीटा जो है, ठीक है, वो तो डेफिनेटली रियल और पॉजिटिव है, विथ बोथ अल्फा टी लेस इन बीटा टी लेस देन 1। अब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का दोनों लेस देन 1 हो गया तो फिर दोनों का सम जो होगा वो लेस देन 2 हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं वो 2 से बड़ा ही होने वाला है, 2 से इन्फिनिटी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो गलत आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ चेक करना ही नहीं था, ऑप्शन सी को अगर मैं डायरेक्टली हिट करूं तो मुझे सफलता मिल जाएगा। वैसे आप सेपरेटली ऑप्शन ए को भी टेस्ट कर सकते हो, जो ये सही ऑप्शन है। देखो कैसे, अगर इसका तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस टी होल स्क्वायर माइनस 4ac दिखेगा, तो माइनस 4t स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप 1 माइनस टी कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस टी माइनस 4t स्क्वायर, और टी कॉमन होके 1 माइनस टी, 4t क्यूब। अब ये क्वांटिटी तो ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव होगा जीरो से हाफ के इंटरवल में। और इस क्वांटिटी को अगर मैं एनालाइज कर लूँ सेपरेटली, तो सपोज मैं 4t क्यूब उल्टा ले रहा हूँ प्लस टी माइनस 1 को एक फंक्शन साई लेता हूँ, तो साई दैश इज इक्वल टू 12t स्क्वायर प्लस 1, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। साई का ग्राफ लगभग लगभग क्या आएगा बच्चों, तो जीरो पे -1 आएगा, और तुम हाफ पे चेक कर सकते हो ये जीरो जा रहा है, राइट। और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज है तो कुछ इस टाइप का होगा, मतलब जीरो से हाफ में ये वाला क्वांटिटी जो है, जीरो से हाफ में ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन जीरो है, तो इसका नेगेटिव क्वांटिटी है ये, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। मतलब डी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा तो ट्रू डिस्टिंक्ट रूट तो सही होगा। वो रहा है फिर नेक्स्ट इन्फाइनाइटली मेनी। अब देखो मैं आंसर ऑलरेडी सी बता चुका हूँ, ठीक है, 1 मिनट पढ़ने आंसर इसका आ चुका है, आपको +3 मार्क्स मिल गया, आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ऐसे ही फील के लिए, डिस्कशन के लिए, कोई बच्चे अगर हर एक ऑप्शन को भी देखना चाह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए कभी कभी क्या है ना, तुम उसी ऑप्शन को ट्राई करो जो कभी आसान दिखने में लग रहा है। अब टी अगर हाफ में से माइनस है तो डिफरेंस ऑफ रूट तुम आराम से निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट होल स्क्वायर -4 अल्फा टी बीटा टी, और इसका स्क्वायर को तो देखोगे डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी टर्निंग टू जीरो जा रहा है। वैसे यहाँ से भी वो ऑब्वियसली ट्रू था, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है अल्फा टी बीटा टी वो भी आपको दिख जाएगा टी स्क्वायर बाई टी माइनस टी स्क्वायर। इस दोनों रिलेशन के बल पे भी आप बोल सकते हो ऑप्शन डी जो है वो वहाँ पे सही आ रहा है। और ऑप्शन बी तो ऑफ कोर्स सही आएगा, क्योंकि टी का जब अगर आप अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालोगे तो रूट ओवर समथिंग आएगा विच कैन टेक डेफिनेटली इन्फिनिटली मेनी रैशनल और इरेशनल। ये तो ऐसे ही एक फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था। सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम मीडियम रीड करेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे इसमें फंस सकते हैं। हर एक ऑप्शंस को चेक करेंगे, जो बच्चा डायरेक्टली सी करेगा तो उसको आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिकली फिर ये बहुत ही बेसिक्स चेक करना कर रहा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए तो एन का कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल दो। सपोज मैं एन का वैल्यू अगर 2 डाल दूँ, एन अगर 2 डालोगे तो एक स्क्वायर रीजन बनेगा 0 से 2, तो ये 0 1 2 0 1 2, ठीक। अब देखो बहुत सारे लैटिस पॉइंट है, मतलब पॉइंट हैविंग इंटीजर कोऑर्डिनेट, ठीक है, इवन ऑन दिस 0 1 2 इंक्लूडेड, तो तुम्हारे पास 3 6 9 12 ऐसा पॉइंट मिले। अब बहुत सारे तुम क्या कर सकते हो, इससे लाइन बना सकते हो, जैसे यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, राइट। एलन इज सेट ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट फ्रॉम एसन। अब देखो ये दोनों से जो लाइन बना, और ये दोनों से लाइन बना, और ये दोनों से लाइन बना, ठीक है, वो बेसिकली तुम्हारे पास सेम लाइन है, क्योंकि लाइन से पेंटर लगे है, लेकिन ये सेम लाइन होगा, क्योंकि इसका इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो y = 2 होगा। सिमिलरली ये लाइन
एक सेम लाइन होगा, y इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। 0 1 2, 2 क्रॉस 2 है, मैं यहाँ 3 पॉइंट ले लिया, सॉरी, इसको 0 कर देते हैं, एंड दिस इज y इक्वल टू 0 लाइन, ये मेरा एक्सिस राइट, स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे 9 पॉइंट्स आएंगे, 12 पॉइंट्स नहीं आने वाले। और फिर तुम्हारा ये लाइन भी बनेगा, 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 ये लाइन, वर्टिकल लाइन सब भी बन रहा है। तो बहुत सारे लाइंस है। अब क्या बोल रहा है ना, एक सर्कल दे रखा है, जैसे 2 के लिए अगर मैं बनाऊं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये एक सर्कल दे रखा है। वो सर्कल अगर तुम बनाओगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे 2 से ज़्यादा बड़ा होगा, तो सर्कल कुछ इस टाइप का दिखेगा। लेकिन सवाल है अब 2,2 इस सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा, ठीक है। तो आपको चेक करना होगा इसमें डाल के, 2,2 देखो 4 है, अब ये 4 से थोड़ा बड़ा है ये एक्सप्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे तो वो उससे बाहर हो गया। लेकिन अगर तुम इसी क्वेश्चन को, तो अब बोल रहा है इसमें से कितने लाइंस जो है, तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे लाइंस जो है इसको कट कर रहे हैं, राइट, बहुत सारे लाइन इसको कट कर रहे हैं ना। तो ये तो पूरे का पूरा सर्कल जो है इसके अंदर हो गया, n इक्वल टू 2 के लिए तो कोई भी लाइन अगर तुम देखो, क्योंकि ये सर्कल पूरा अंदर चले गया है भाई, तो हर एक लाइन तो इसका सिकेंट ही बन गया, क्योंकि हर एक लाइन इसको काट रहा है सर्कल को, तो टेंजेंट तो होगा ही नहीं। तो अगर हम P2 का बात करें तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, राइट। लेकिन क्या तुम अब इसे जनरलाइज कर सकते हो? चलो पहले हम P1 की बात कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा बोलेगा ठीक है, फिल करने के लिए आप n इक्वल टू 1 दे दो, तो 1 दोगे तो स्क्वायर में सिर्फ तुम्हारे पास पॉइंट बचेगा 0 1, और इधर 1 और 1 1, 4 पॉइंट। अब तुम्हारे पास 1 से जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा, तो सर्कल जो होगा अपने पास वो ऑफ कोर्स 1 1 ऐसे कट कर रहा होगा। अब फिर तुम कोई भी लाइन बनाओगे, जैसे ये लाइन पॉसिबल है, ये लाइन पॉसिबल है, ये लाइन पॉसिबल है, ये लाइन पॉसिबल है, राइट, है ना, 4 में से, या फिर ऑफ कोर्स ये लाइन पॉसिबल है, ये लाइन पॉसिबल है, तो देखो ये 6 लाइन पॉसिबल है, 4 सी 2 6 भी। अब देखो इसमें से कोई लाइन इस टेंजेंट नहीं है, तो P1 भी 0 आ गया। इनफैक्ट अब हम क्लेम कर रहे हैं जो कोई भी Pn जो होगा वो 0 आएगा अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो यहाँ से तो हो गया जो सीक्वेंस ऑफ नंबर जो डेवलप कर रहा है P1 P2 P3, P1 P2 P3, ये तो पक्का 0 होने वाला है। P4 पे फिर हम चेक करेंगे, फिर P5 P6 P10 P7 P8 P9, तो ये का फील से भी देख सकते हो, ठीक है। P9 को छोड़ के अगेन P8 P10 P11 P12 से लेके P15 तक जो होगा वो फिर 0 आएगा। तो आप डेंसिटी ऑफ नंबर लाइन से ये बता सकते हो, जैसे ये जो एक फंक्शनल इक्वेशंस का जो डेंसिटी है जिसमें हर एक प्रोबेबिलिटी 0 हो रहा है जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इन्फिनिटी पे टेंड करोगे तो वो डेफिनेटली सैंडविच होगा, ठीक है, क्योंकि P ऑफ इन्फिनिटी को n को आप दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में सैंडविच कर सकते हो, k माइनस 1 होल स्क्वायर और k माइनस 2 होल स्क्वायर के बीच में, और k स्क्वायर और k माइनस 1, डेफिनेटली सैंडविच थ्योरम से ये जो लिमिट हो गया ये 0 ही होने वाला है। अब इसको अगर कोई बच्चा बोलेगा चलिए पूरा लीगल तरीका से आप सॉल्व कर दीजिए सर, क्योंकि नम्मा गणित पे हम इसीलिए आते हैं क्योंकि इस पे सिर्फ तुक्का नहीं लीगल तरीका भी चलता है। तो देखो इसको लीगल तरीका से भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे अब मैं इसको मेथड लीगल दूं, अब देखो पूरा सब्जेक्टिव स्टाइल में मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो मान लो इस लैटिस पॉइंट से, ठीक है ना, कोई भी दो लैटिस पॉइंट है, उसको मैं मान लिया x1 y1 और x2 y2, राइट। अब इस दोनों पॉइंट से मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखूंगा, y माइनस वाई वन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखूंगा y माइनस वाई वन इक्वल्स y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 टाइम्स x2 माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन अप्लाइंग इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो फाइनली अब अगर ये लाइन का इक्वेशन आया y1 टाइम्स x2 माइनस x1, है ना, y times this expression minus y2 minus y1 times x प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 इक्वल टू 0। देखो इस लाइन को क्या तुम इस तरीके से सजा सकते हो क्या, y इंटू ए आ जाएगा और वहां से आएगा तुम्हारे पास x2 माइनस x1 y। चलो मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, क्योंकि अब मैं अगर ये सर्कल्स पे टेंजेंट है तो मैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम दिस लाइन को रेडियस लिखने वाला हूँ और वहां से एक कंडीशन लाऊंगा। तो देखो अगर इसको हम लिख दें y माइनस वाई वन टाइम्स x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन टाइम्स x2 माइनस x। अब कोई बच्चा बोलेगा इसमें तो आप एज्यूम कर रहे हो x2 और x1 इक्वल नहीं है, क्योंकि आप नॉन वर्टिकल लाइन को एज्यूम कर रहे हो।
तो भाई वो केस भी सेपरेटली हम आराम से डील कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हम जब ये इक्वेशंस लिखे हैं नॉन वर्टिकल लाइन को भी जूम कर रहे हैं, लेकिन आप सेपरेटली भी सेम देगा। तो अब देखो, अब डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन टू दिस लाइन जो होने वाला है वो क्या होगा दोस्तों, x1 y2 माइनस x2 y1 का मॉड बाय रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस मेरा रेडियस के बराबर होना चाहिए, तो रेडियस यहाँ पे दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, मैं जनरलाइज तरीके से इसको बनाना चाह रहा हूँ। तो 1 प्लस 1 माइनस रूट n होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम देखो, अब अगर इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करेंगे तो x1 y2 माइनस x2 y1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर n स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 1 माइनस रूट n होल स्क्वायर। अब तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये जो मेरा दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन आया ये खुल के कितना आया, तो ये मेरा आ रहा है एन स्क्वायर प्लस, इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, और ऊपर वाले का स्क्वायर, ठीक, ये रूट ओवर ये पूरा था भाई, रूट ओवर ये वहां से निकल गया, राइट। तो दिस प्लस दिस होल स्क्वायर इज एन स्क्वायर प्लस रूट एन माइनस, अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो दिस विल गिव 1 प्लस रूट एन माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, राइट। तो ये फिर कट के आ रहा है एन प्लस रूट एन माइनस 1, सो एन प्लस 1 माइनस 2 रूट एन डिवाइडेड बाई एन, एन एन कैंसिल, इट्स एन इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2 रूट एन। अब तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो अगर n मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हो, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर वेल लैम्डा इज नेचुरल नंबर, तो फिर यहाँ से क्या होने वाला है, ये टर्म जो होगा ये तो इरेशनल हो जाएगा, RHS जो होगा वो इरेशनल हो जाएगा, लेकिन LHS जो होगा वो ऑलवेज रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x1 y1 x2 और y2 सबका सब इंटीजर वर्ल्ड से बिलोंग करता है, तो ऑफ कोर्स ये ऊपर वाला टर्म जो है वो रैशनल है और नीचे वाला भी रैशनल है, तो दोनों का रेशियो जो होगा रैशनल होगा। तो अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि रैशनल कभी रैशनल हो नहीं सकता। तो अब देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था, वो जब जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो P1 P2 P3 सब का सब वैल्यू जो होगा वो जीरो देगा। फिर P4 के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, लेकिन P5 P6 P7 P8 फिर सबका सब जीरो होगा। फिर P9 को छोड़ दो, P10 से लेके P15 तक सब जीरो होगा। तो आप देख सकते हो सैंडविच थ्योरम से क्या करेंगे, हम कोई भी वैल्यू है, जैसे आप दूर भाग रहे हो, तो अगर इसके जस्ट ये वाला जीरो दिया, मान लो हम P इन्फिनिटी का बात करें, तो P इन्फिनिटी खुद दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में सैंडविच होगा, PK और मान लो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है, इट्स PK स्क्वायर और K प्लस 1 स्क्वायर के बीच। अब व्हेन आई विल टेक लिमिट ऑन बोथ साइड, सो लिमिट K टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ, लिमिट K टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ। अब ये लिमिट चूंकि जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो P इन्फिनिटी को मारना ही होगा। जो बच्चे मैथ्स को फील करते हैं ना, उसको मजा आ गया होगा इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हम इसके दो चीज यूज किए रिगरसली, एक सैंडविच थ्योरम का यूज किया और एक तो हमने एक बेसिक फील से भी आपको करवा दिया। क्वेश्चन 3 को, तो क्वेश्चन 2 को मैं टफ मानूंगा, अगर कोई बच्चा जनरलाइज कर लेता है जो कि जेई में, तो स्कैम करके कर सकता है। क्वेश्चन 3 चलो एक बार पढ़ लेते हैं फिर कमेंट करते हैं। ओमेगा एक एलिप्स है, ठीक है भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैं अपने प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ। ये क्वेश्चन का आपको सोर्स में ही बता देता हूँ, ये चाइनीज मैथमेटिकल ओलंपियाड से लिया गया क्वेश्चन है, उसको थोड़े जस्ट लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। तो F1 F2 टू इलिप्स है, फोकस है, P कोई भी पॉइंट है सर्कमफेरेंस में, और P F1 को मिलाया गया एंड दैट मीट्स एट पॉइंट Q which is not P, और P F2 अगेन मीट्स एट पॉइंट R एंड Q इज नॉट R। चलो भाई बहुत बढ़िया, सो फार सो। आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल P F1R ये पेरीमीटर जो होगा इस ट्रायंगल का, तो P F1R में क्या आ रहा है पेरीमीटर में, P F1 प्लस P F2 प्लस RF2 प्लस RF1। अब आपको ऑलरेडी पता है इलिप्स के बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज, जो सम ऑफ ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, सिमिलरली सम ऑफ ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो ये तो हो गया 2a प्लस 2a और ये होने वाला है 4a। इलिप्स का बहुत ही एस्टेंडेड प्रॉपर्टी है। तो बोल रहा है पेरीमीटर इस दोनों का इक्वल नहीं होगा भाई, दोनों इक्वल होगा क्या, अगर आप फिर पेरीमीटर ऑफ PF2Q का बात कर लो, तो PF2Q की बात करें बच्चों, तो यहां से आ गया मेरे पास इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ दिस इज PF1 प्लस PF2 और फिर से आ जाएगा
F1 क्यू प्लस F2 क्यू, तो ये भी आ गया 4 है, तो दोनों का पेरीमीटर तो बराबर होगा, तो ये तो सही जवाब है। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो अच्छा ये गलत जवाब है ना, क्योंकि बोल रहा है पेरीमीटर आर नॉट इक्वल, तो भाई तुम तो गलत हो। एरिया आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ F1 F2 इज पैरेलल टू QR। अब देखो अगर मान लो मेरे पास एक इलिप्स है और ये F1 F2 है, अगर हम P एक सिमेट्रिक पॉइंट ऐसे ले लें तो एग्जैक्टली ये सिमेट्रिक हो जाए, ऐसे F1 F2 जो है वो पैरेलल हो जाए, ऐसा तो हम बना ही सकते हैं, ऐसा ही बना सकते हैं, क्योंकि ये m/n जो है वो λ/μ हो जाए, अगर ये लेंथ mn है लैम्डा म्यू है, तो अगर ये पैरेलल है तो क्या हम बता सकते हैं कि एरिया जो होगा इसका और एरिया इसका वो इक्वल होगा। हाँ, इस सिमेट्रिक केस में आप डेफिनेटली बता सकते हो सिमेट्रिसिटी से, जो इक्वल हो भी सकता है, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है जो नहीं होगा, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का चक्कर है बाबू भैया ठीक है, तो वहां से ये जो आंसर है वो गलत है। पेरीमीटर ऑफ these triangles are bisected by F1 F2, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि F1 F2 जो है वो खुद बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन जो है इस पेरीमीटर को आधा आधा में बांट रहा है। कैसे? क्योंकि ये पार्ट हो गया 2A और ये पार्ट भी हो गया 2K, चूंकि सिंस ऑप्शन सी इतना आसान था, जो ऑप्शन बी में दिमाग ही लगाना नहीं था। टू लाइन्स F1 F2 एंड QR आर ऑलवेज पैरेलल, भाई देखो ऐसा तो गारंटी थोड़ा है ये पैरेलल होगा, क्योंकि अलग अलग रेशियो में डेफिनेटली ये काट सकता है, तो ये तो गलत है। तो ऑप्शन ए ऑलरेडी थेल्स थ्योरम से लिया गया था, इसका सोर्स जो है ऑलरेडी जेईई एडवांस 2020-21 में जो क्वेश्चंस पूछा है इलिप्स से, जहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, इलिप्स पे, और आपको पूछ रहा है इसका मिड पॉइंट m और n है, तो mn का मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम डायमीटर। तो देखो कैसे क्वेश्चंस को रिलेट किए जाते हैं, भले ही ये क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअली आईटी प्रोफेसर्स ने नहीं क्रिएट किया है, एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अब बोलने वाले बोलेंगे बहुत टफ है, भाई सॉल्यूशन आ जाने के बाद सब आसानी लगता है, ठीक है ना। अब सॉल्यूशंस जब तक नहीं आया है तब तक इस सॉल्यूशन इसको सॉल्व करना जो है वो चैलेंजिंग है। आई होप आपको एंजॉय हो रहा होगा और साथ भी आपको मजा भी आ रहा होगा, जो कैसे हम क्वेश्चंस को बेसिक स्टाइल में सॉल्व करते हैं। जिसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलें, और ये काफी एक अच्छा शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने। 9 balls 1 to 2 आर पुट रैंडमली इन इक्वल स्पेस पॉइंट, ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट है, मान लो ये इक्वली स्पेस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 स्पेस को नाम दे देते हैं x1 x2 x3 x5 x6 x7 x9। अब क्या बोल रहे हैं, अब इस पे बॉल्स यहाँ पे रखे गए हैं, अब बॉल का कुछ नंबरिंग होगा, मान लो अगर बॉल का नंबरिंग हम 1 2 3 4, ये ग्रुप्स है स्पेसेस है, 6 7 8 9 कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम समेशन ले, यहाँ पे अगर हम समेशन ले, तो मिनिमम समेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम समेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस चीज को मिनिमाइज करना है, राइट, मुझे इस चीज को मिनिमाइज करना है, तो अगर हम 1 को कहीं पे भी प्लेस करें तो मेरे पास बेसिकली मिनिमाइज करना है कहाँ, x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x3 माइनस x4, ऐसे करते करते मुझे लास्ट में आएगा 9 माइनस 1 प्लस x9 माइनस x। अब एक तो तुम एक्सट्रीम, इसको ग्रीडी एल्गोरिदम बोलते हैं, मतलब बहुत ही लालची अगर हम बने तो हम सबको एक साथ मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। अब देखो ये ऑब्वियस है फ्रॉम मॉडुलर इनइक्वालिटी, क्यों, क्योंकि मॉड x1 माइनस x2 प्लस मॉड x2 माइनस x3। अब हम चाहेंगे बहुत लालची हो, विच इज ग्रीडी एल्गोरिदम का अगर हम यूज करें, ये डाटा साइंस में यूज किया जाता है, तो देखो इसको भी मिनिमम पे रखेंगे, इसको भी मिनिमम पे रखेंगे, ठीक है, और साथ साथ हम चाहेंगे समेशन ऑफ कोर्स मिनिमम पे हो जाए, वैसे अगर तुम दोनों को मिनिमम पे रखोगे तो समेशन मिनिमम हो जाए, लेकिन ट्रायंगल इनइक्वालिटी से दिस विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3, ऐसे हम लिख सकते हैं, तो मॉड x1 माइनस x3। तो अगर हम चाहें तो x1 और x3 का डिस्टेंस को भी मिनिमम रखें, x1 x2 को भी मिनिमम रखें, x2 x3 को भी मिनिमम रखें, ठीक है, और यही चीज सब पे लागू होगा। एक तो हो गया, जो अगर हम मान लो x1 के बजाय अगर इस प्लेस पे 1 रख दें तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3। तो अब इससे कम तो मेरा मिनिमम अचीव नहीं हो सकता है, ये तो पक्का हो गया 9 माइनस 1, क्योंकि देखो ये भी गैप मिनिमम है, ये भी गैप मिनिमम है, इस दोनों के बीच का भी मिनिमम है, क्योंकि अगर ये 1 और 1 मिनिमम है तो मैक्सिमम ये मिनिमम ऑटोमेटिकली 2 से कम नहीं होगा। सिमिलरली ये गैप को भी मिनिमम रखें, ये गैप को, तो आपका 1 प्लस 1 कितना टाइम्स आ गया बच्चों, 8 टाइम्स, और ये हो गया 8, तो मिनिमम तो 16 ही अचीव होगा। अब सवाल है जो कितने तरीका है ये 16 अचीव करने का, अब वो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसमें
बहुत सारे बच्चे का आंसर शायद 9 होगा, लेकिन जो कि गलत आंसर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का आंसर 9 होगा, ये गलत है, क्योंकि अब तुमको इक्वलिटी कब अचीव करेगा। जैसे अब मेरे पास हम बोल सकते हैं मेरे पास 1 x1 x2 ऐसे ऐसे टिल यहाँ पे कुछ एक्स आई है जो कि 1 और 9 के बीच में होगा, राइट। अब ऑल मस्ट बी इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 9 इन बोथ डायरेक्शन, वो तो होना ही चाहिए टू अचीव मिनिमा। अब मिनिमा अचीव क्या होगा, 2 × 8 16 होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब 2 3 4 5 6 7 8, अब इसका कितना पॉसिबल सबसेट है। अब तुम बोलोगे भाई अचानक हम इसका कितना पॉसिबल सबसेट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स करोगे तो दूसरा पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे देखो, अगर कोई बच्चा 1 के बाद 3 दे दे और 3 के बाद 2 दे दे और फिर 4 दे दे, तब तुम सोचो उसका डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। जैसे लेट मी टेक वन एग्जांपल, अगर मान ले मैं 1 दिया और 2 नहीं दे के यहाँ 3 दिया, फिर 2 दिया, फिर 4 इस पोजीशन पे, 5 6 7 8 9, तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस 2 आया, ये डिफरेंस 1, ये 2, ये 1 1 1 1 1 और 8। अब अगर आप सबको ऐड करोगे तो 8 2 10 11 12 13 14 15 16, और देखो ये 2 18 हो गया। फिर से मैं ऐड करता हूँ, 10 11 और 13 14 15 16 17 18। तो ये जो सम है ये तुम्हारे पास क्रॉस कर गया, राइट। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं। चलो फिर से मैं एक बार आपके सामने इसको, क्योंकि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और शायद इस टाइप के आप तुक्का मार के तो सॉल्यूशन ले आओगे, लेकिन प्रॉपरली आपको लाना होगा, ठीक। तो अभी मैं क्या किया, 1 को यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, ठीक, फिर 4 रखा, 5 6 7 8 9। देखो अब इसका सम क्या होने वाला है, मतलब गैपिंग, तो ये गैपिंग 2 है, ये गैपिंग 1 है, ये गैपिंग 2 है। चलो हम लिखते चलते हैं, 1 का है, 1 का है, 1 का है, 1 का है, 1 और 8। अब सबको ऐड करो, 8 2 10 11 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो अब देखो ये तो वैलिड नहीं है। अब तुम समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है। सो ऑल मस्ट बी इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 9 इन बोथ डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों डायरेक्शन में तब होगा टू अचीव मिनिमा ऑफ 2 × 8 विच इज 16। अब सवाल है, मालूम है क्या है, इसका जितना भी हम सबसेट निकालेंगे वो हर एक सबसेट जो होगा वो बाइजेक्शन में चले जाएगा इससे। क्यों, क्योंकि बस हम अब सबसेट निकालने का क्या मतलब है, जो हम इसके कितने डायरेक्शंस के कितने तरीके से उसको हम रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब उसको एक साथ ले रहे हैं। जैसे मान लो अगर ये इसका पूरा का पूरा सबसेट, जैसे एक एक सबसेट ये खुद होगा, मतलब हम इसी ऑर्डर में उसको सजा रहे हैं, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 8, ठीक है। तो अब कोई भी सबसेट में या तो 2 रहेगा या नहीं रहेगा, 3 रहेगा या नहीं रहेगा, 4 रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे 8 रहेगा या नहीं रहेगा। सो इन जनरल वी हैव 2 का पावर 7 पॉसिबल सबसेट्स, एंड ईच एंड एवरी सबसेट के करस्पॉन्डिंग जो एक पिक्चर जनरेट होगा वो एक यूनिक होगा, दैट इज इन बाइजेक्शन विद दिस। तो थोड़ा ये ओलंपियाड का बहुत ही बेसिक फ्लेवर था। जो बच्चे को ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप स्मॉलर नंबर के लिए गेम खेलो, ठीक है ना। 1 to 9 के बजाय तुम 1 to 3 के लिए खेलो, 1 to 4 के लिए खेलो, और तुम समझ जाओगे हम सबसेट को क्यों यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर है 2 का पावर 7 विच इज 128, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से 128 होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत बच्चे 9 भी ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप बताइए कमेंट में आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी बहुत बच्चे शायद कर लिए होंगे, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे एक प्लेलिस्ट में सिमिलर आइडिया सॉल्व किया गया है। अब देखो ये जेई मेन से मोटिवेटेड क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा बोलेगा भाई जेई मेन से कैसे, तो देखो अल्फा ऑलरेडी मॉड अल्फा लेस देन 1 है, तो हम अल्फा को अपन एज्यूम करेंगे कॉस बीटा। तो अब ये क्वेश्चन हो गया -पाई से पाई 1/1 माइनस कॉस बीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब भाई ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई है, डी थीटा बाय 1 माइनस कॉस बीटा, और कॉस थीटा को चालाकी से 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख। अब जैसे ही लिखोगे तो ऊपर में जो तुम्हारे पास बन के आया बच्चों, ऊपर में तुम्हारे पास बन के आया सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, और यहाँ पे बन के तुम्हारे पास एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन तुमको दिखेगा, ठीक है।
तो यहाँ से तुम्हारे पास बन के आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम क्या करोगे, ऑफ कोर्स टेन थीटा बाई 2 को एज्यूम करोगे। तो सबसे पहले इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अब फाइंड कर लेते हैं, लास्ट में 0 से पाई रख देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इस स्टेप के बाद हमने थोड़ा चालाकी दिखाया है। तो यहाँ से जो आप देखने वाले हो, यहाँ से आप देखने वाले हो, तो वो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इन कॉस बीटा 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। तो फाइनली अगर मैं टेन थीटा बाई 2 को, या फिर वो तुम पूरे एक्सप्रेशन को ही टी मानो, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से जो तुम्हारे पास मिलने वाला है वो है 2 बाई साइन बीटा। आप इवेलुएट करोगे, ये 2 लाइन का इवेलुएशन है, क्योंकि ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्म में, डी टी बाई दिस 1 बाई कॉस स्क्वायर बीटा। फाइनली 2 बाई साइन बीटा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2 एंड कॉट बीटा बाई 2। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन। अब मुझे इसको इवेलुएट करना है, इसको इवेलुएट करना है कहाँ से कहाँ तक, इसको इवेलुएट करना है मुझे 0 से पाई तक, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली पाई पे ये तो आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स, मतलब 4 बाई साइन बीटा हम इसको लिखें, 4 बाई साइन बीटा, 2 और 2। अब टेन इनवर्स थीटा बाई 2, तो टेन इनवर्स पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, तो ये तुम्हारे पास बन गया पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 0, सो इट्स 2 पाई बाई साइन बीटा, आई एम नॉट रॉन्ग। अब चूंकि मैंने कॉस बीटा को ऑलरेडी अल्फा माना हुआ था, ठीक है, कॉस बीटा को मैंने अल्फा माना हुआ था, तो यहाँ से मैं साइन बीटा मानूंगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 2 पाई बाई रूट ओवर 1 माइनस। अब कोई बच्चा बोलेगा आपने इसको पॉजिटिव ही क्यों माना भाई, अब आपने पॉजिटिव ही क्यों माना, क्योंकि आप देख सकते हो कॉस खुद एक फ्रैक्शन है और अल्फा खुद एक फ्रैक्शन है, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो खुद एक फ्रैक्शन होगा, और 1 माइनस फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, तो माइनस पाई बाई से पाई तक में जो भी फंक्शन क्रिएट होगा उसका एरिया पॉजिटिव होगा, इसीलिए मैं निगेटिव आंसर नहीं रखा। निगेटिव करने का मतलब मैं प्लस माइनस में सिर्फ प्लस को ही रखा हूँ, तो ये यहाँ पे लॉजिक है। अब जैसे ही मेरे पास एफ ऑफ अल्फा निकल गया, अब गेम ओवर हो गया, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा इज 2 पाई बाई रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो देर किसकी बात की भाई हूँ, पहले अल्फा रूट 3 बाई 2 डाल के ऑप्शन बी चेक कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ रूट 3 बाई 2 इक्वल्स 2 पाई बाई रूट ओवर 1 माइनस 3 बाई 4, तो ये तो 1 बाई 4, तो ये 4 पाई आ गया, 10 ऑफ 4 पाई 0, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा। अच्छा ये सही है क्या, अच्छा अब 0 टू हाफ में अगर एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो 0 से हाफ, 2 पाई बाहर, डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइन इनवर्स एक्स 0 से हाफ, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 30, पाई बाई 6, तो पाई स्क्वायर बाई 3, तो ये भी डी सही है। सिमिलरली अगर ए कैलकुलेट करोगे तो शायद ये फैक्टर नहीं आएगा, तो वो एक गलत है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा माइनस 1 से 1 सच दैट ये सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है। अच्छा मैंने क्वेश्चन को समझो, ये ट्विस्ट कर दिया इंग्लिश में, इंग्लिश में आपके भावनाओं से खेल लिया। बोल रहा है ऐसा कोई बीटा पने, चलो ये सेट को देखते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या कॉस इनवर्स बीटा इक्वल टू 2 पाई बाई रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है। अब देखो ये पॉसिबल होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा 0 पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा 2 पाई आएगा, और अल्फा 1 के आसपास इन्फिनिटी को जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। कॉस इनवर्स बीटा जो है इसका औकात ही है भाई 0 से पाई के बीच में डांस करेगा, जो भी इसका ग्राफ है वो 0 से पाई के बीच में होगा, राइट। कॉस इनवर्स -1 से 1 में ऑलरेडी पता है आपको, 0 पे पाई बाई 2 होगा, और फिर 1 पे ये मैक्सिमम, ये तो पाई 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 ही जाएगा, तो इसका ये तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मतलब ये सेट तो ऑलरेडी ऑलवेज एम्प्टी होगा। तो बोलता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा सच दैट दिस इज नॉन एम्प्टी, तो बिल्कुल सही जवाब है, राइट। तो ऑप्शन बी सी डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है ना, बाद में मत बोलना जो क्या बता रहे। यहाँ का ऑप्शन बी सही उत्तर है, इसका सी है। चलो और क्वेश्चन बना दीजिए। हम, मेरा कुछ स्टूडेंट बोला है सर सब क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं, आप तो यूट्यूब पे सब कुछ डाल दे रहे हैं, ठीक है कुछ छोड़ दीजिए, डालने दो बच्चे लोग को, बच्चे लोग अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग हमारे भरोसे, इनको जल्दी सॉल्यूशंस मिलता भी नहीं है। अभी देखो मैंने सॉल्यूशंस दिया है, तो फिर कुछ इसको, कुछ बच्चे जो हैं
वो सॉल्यूशंस के बाद बोलने लगेंगे जो क्वेश्चन इजी था। ठीक है, और कुछ बच्चे को पता है, देखो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, लेकिन आप एक बार सॉल्व जब तक नहीं करोगे ना, फिर से फील नहीं आएगा। चलो 6 क्वेश्चन जो है, फिर मैं इसका सोर्स बोल रहा हूँ, ये केबीपीवाई किशोर वैज्ञानिक से इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने अपनी किताब में ऐसे ही डाला है, थोड़ा और उसको फैंसीफुल करके। ये देख के मुझे मजा ही आया, अरे ये तो लग रहा है जो हमारे किताब का ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन 5 जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रेरित क्वेश्चन है, और इसको भी हमने किताब में डाला है, लेकिन इससे 3 लेवल डिफिकल्ट करके डाला है। ठीक है, एक्चुअली हमने क्या डाला है ना, मैं ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ जो कि जेई रेलिवेंट हो। अब देखो ये अच्छा एक ऑप्शंस का अच्छा क्रिएशन किया है। मैंने बुक में यहाँ पे कॉस्ट डाल के बोला है ना, 2-3 फंक्शन डिफाइन कर दिया है, एफ अल्फा कॉस बीटा, एक कॉम्प्रिहेंशन में डाल दिया है, जिससे अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करे तो कम से कम उसको 9 मार्क्स मिले। तो ऐसा जेई का भी मानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है वेक्टर अलजेब्रा से, v1 और v2 टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेक्टर है। तो सबसे पहले v1 और v2 जो है वो एक नहीं है और डिस्टिंक्ट है, और क्या है, नॉन जीरो है, मतलब कुछ इस टाइप का रहा होगा। अब दो वेक्टर को ऑलवेज तुम एक प्लेन में ला सकते हो। तो अगर मैं इसको v1 और v2 एक सीक्वेंस ऑफ वेक्टर डिफाइन करते हैं vn2, तो अब देखो मेरे पास वेक्टर v1 है, v2 है, तो v3 कैसे डिफाइन करोगे तुम, n को 1 करो, v1 क्रॉस v2। फिर v4 कैसे डिफाइन करोगे, v2 क्रॉस v3, v2 क्रॉस v3, मतलब v4 हम डिफाइन करेंगे v2 क्रॉस v1 क्रॉस v2। अब यहाँ तक हम अपने फील को रखते हैं, क्यों, क्योंकि बार बार बोल रहा है देयर एग्जिस्ट वेक्टर फॉर विच नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। अब सेट एस क्या है, सेट एस क्या, देखो अपने क्वेश्चन को कैसे रियल टाइम में डिकोड करके सोचता है, ऐसे आपको देने होंगे एग्जाम, इसीलिए मैं इसको रियल टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं कहीं से सॉल्यूशंस देख के तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशंस अभी अवेलेबल नहीं है। अभी देखो कोई कोचिंग वाले सॉल्यूशंस इसका लाए ही नहीं, वो लोग खुद पैनल बैठ के 10-20 सॉल्व करेंगे फिर आपके पास लाएंगे, ठीक है, या फिर मैक्सिमम सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अतिशा है, दीक्षन्या है, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उन्होंने सही सॉल्व भी किया। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन 2 का जनरलाइज सॉल्यूशन जो ना, अतिशा का भी थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली सेम था, ऑल्दो वो केस मेकिंग नहीं किया क्योंकि शायद उसको ऑलरेडी फील आ रहा था, थोड़ा वो सैंडविच थ्योरम में वो लॉजिक यहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाया, लेकिन बाद बाकी बहुत ही सही से उन्होंने सॉल्यूशंस दिए। अब चलो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बोल रहा है देयर एग्जिस्ट टू वेक्टर। अब एस क्या है, सेट ऑफ वेक्टर v1 v2, और टी क्या है, सेट ऑफ यूनिट वेक्टर, जैसे v1 कैप v2 कैप इस टाइप का। द वेक्टर जीरो विद जीरो मैग्नीट्यूड इज काउंटेड इफ इट इज अकर इन सेट बट नॉट इन टी। इट मींस अगर vn का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो विल नॉट काउंट जीरो बाई जीरो का मैग्नीट्यूड, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई विल नॉट काउंट इन सेट टी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन को देखते हैं, देयर एग्जिस्ट वेक्टर v1 एंड v2 फॉर विच नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2। तो वो रहा सेट एस में दो एलिमेंट होगा, ऐसा कोई दो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। देखो सबसे पहले फील करते हैं, मान लो मेरे पास एक वेक्टर आई है और वेक्टर एक 2, सिंपल आपके दिमाग में जाएगा आई और जे है। अगर मेरे पास सेट एस में दो वेक्टर है, सपोज आई और जे, तो तीसरा वेक्टर अब गारंटी होगा कौन, आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे के हो गया, तो अब मेरे पास सेट में कितने एलिमेंट हो गए, ये बॉक्स में आई जे के हो गया। अब देखो अगर आई जे के है तो ये 1 2 3 है, तो नेक्स्ट वेक्टर क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के आपको पता है आई जे के, जे क्रॉस के खुद से आई हो गया। अब फिर आई है और के है और आई है, तो नेक्स्ट वेक्टर हो गया के क्रॉस आई। अब देखो तुम के क्रॉस आई करोगे तो ये वापस जे चलेगा, के क्रॉस आई वापस जे चलेगा। फिर तुम आई क्रॉस जे करोगे तो के चलेगा। इसका मतलब इस सेट में हमारे पास कितने वेक्टर मिलेंगे, अगर आई जे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है तो मेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट मिला, ठीक, आई जे के, इसके अलावा एलिमेंट मिल ही नहीं पा रहा है। तो देयर एग्जिस्ट वेक्टर b1 b2 फॉर विच नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इज 3, बिल्कुल सही जवाब है, तो आई जे से ही बन गया। बोल रहा है देयर एग्जिस्ट वेक्टर v1 b2, फिर हम तुमको जनरलाइज ही बताएंगे जो कैसे हम इसको इन जनरलाइज फैशन भी क्रैक कर सकते हैं। बोल रहा है देयर एग्जिस्ट b1 b2 फॉर विच ns नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। अब देखो अगर वेक्टर v1 और v2 अगर कोलिनियर नहीं है, मतलब v1 इज नॉट इन लैम्डा v2 फॉर्म, ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग नॉन जीरो, तो v1 और v2 का क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो तो उस प्लेन में हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो अगर हो ही नहीं सकता है तो मिनिमम 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो हमको मिलना ही मिलना है, अगर v1 और v2 कोलिनियर नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बी तो सही हो भी सकता था, नहीं भी, अभी हम आई के लिए इसको सही करार दिए, ठीक है, आप 4 के लिए चेक करें। लेकिन ए वाला ऑप्शंस को देखो, अब हम कॉलिनियर ले लेंगे, तो मान लो एक वेक्टर आई ले लिया और 2i ले लिया। अभी मैं जनरलाइज सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये कोई तुक्का उक्का नहीं है, क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको दिमाग लगाना होगा।
अगर मैं आई और टू आई ले लिया तो अब देखो सेट में आई और टू आई दोनों का दोनों डिस्टिंक्ट, दोनों का दोनों नॉन जीरो, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। ठीक, अब इस वेक्टर को तो हमको काउंट करना है सेट एस में। ठीक, अब फिर जीरो क्रॉस टू जे और टू जे क्रॉस जीरो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फिर ये वापस बोल रहा है अगर आपस में दोनों कॉलिनियर हैं भी तब पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस 3 ही आ रहा है। तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट कभी 2 आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि दो वेक्टर के साथ क्या हो सकता है, या तो वो कॉलिनियर हो या फिर नॉन कॉलिनियर हो। दोनों केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 2 हो ही नहीं सकता है। अब सवाल है देयर एग्जिस्ट वेक्टर v1 v2 फॉर विच नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 4। अब बताओ क्या 4 हो सकता है क्या भाई? मतलब ये हो सकता है क्या v1 हो v2 हो, आप देखो तीसरा वेक्टर क्या होना चाहिए v1 क्रॉस v2, और चौथा क्या होना चाहिए v2 क्रॉस v1 क्रॉस v2, और ये चारों डिस्टिंक्ट होना चाहिए। चलो इसको चेक करते हैं। अब आपको पता होगा क्योंकि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ v2 क्रॉस v1 क्रॉस v2, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से v2 डॉट v2 टाइम्स v1 वेक्टर आएगा माइनस v2 डॉट v1 टाइम्स v2 वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होगा वो डेफिनेटली v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में होने वाला है। अब मुझे पता है v1 और v2 अगर मान लो दोनों नॉन कॉलिनियर है तो ये तो उसके आउट ऑफ प्लेन में जाने वाला है, तो ये तीनों तो डिस्टिंक्ट पक्का होगा। अब देखो अगर ये चौथा वेक्टर को भी डिस्टिंक्ट होना होगा, अगर ये चौथा वेक्टर को भी डिस्टिंक्ट होना होगा तो फिर क्या होना चाहिए? इसका मतलब वो कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा v1 और v2 का। ठीक है, सच दैट मॉड, ये तो हो गया मॉड v2 का स्क्वायर टाइम्स v1 माइनस v2 डॉट v1 टाइम्स v2। ये चीज आप समझ रहे हो ना? तो क्या सवाल है, जो एग्जैक्टली 4 एलिमेंट उस सेट में रहेगा क्या? अब देखो ये चौथा एलिमेंट बिल्कुल उस सेट में रह सकता है क्योंकि 4 डिस्टिंक्ट तो हो ही सकता है, v1 v2 हो और ये हो। लेकिन अगर ये भी सेट में है और इसके अलावा अगर कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको फिर से v1 क्रॉस v2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आना चाहिए वो या तो v1 हो जाना चाहिए, नहीं तो v2 हो जाना चाहिए, नहीं तो ये, या फिर नहीं तो ये हो जाना चाहिए। और देखो एक एक तरीका है यहाँ से, अगर तुम नंबर ऑफ एलिमेंट 3 रखोगे, अगर मान लो मॉड v2 मेरा 1 हो गया और v1 डॉट v2 जो है ये भी मान लो सपोज मेरे पास 1 हो गया, ऐसा तो हो ही सकता है। v2 का मैग्नीट्यूड 1 है, v1 का मैग्नीट्यूड 1/√2 और एंगल π/4, v1 का मैग्नीट्यूड √2 है और एंगल π/4, तो ऐसा तो हो ही सकता है। तो मेरा देखो 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर मिल सकता है, v1 है, v2 है, और एक मेरा हो गया v1 क्रॉस v2 जो कि आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा, और तीसरा वेक्टर सेम प्लेन में कुछ v1 अल्फा v1 प्लस बीटा v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन सवाल है क्या अब इससे एक नया वेक्टर और नहीं बनने वाला है क्या? क्या इससे एक नया वेक्टर और नहीं बनने वाला है क्या? अब देखो वो बिल्कुल बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट जो है, अगर सिर्फ ये 4 एलिमेंट हो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अगर आप फिर से v2 क्रॉस v1 क्रॉस v2 को वापस से तुम v2 क्रॉस v3 से, मतलब आप समझ रहे हो ना, v1 क्रॉस v2 से अगर इसको लड़वाओगे, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे v1 क्रॉस v2 से इसका क्रॉस लोगे, अब ये ऑलरेडी मैं डिकोड कर चुका हूँ, तो वो या तो v1 बन जाना चाहिए या v2 बन जाना चाहिए या v1 क्रॉस v2 बन जाना चाहिए, जो कि होगा नहीं क्योंकि वो नया वेक्टर देने लगेगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो गलत दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ये भी पता चल गया अगर v1 v2 ऐसा तो डेफिनेटली होगा जिससे सेट एस इनफाइनाइट है। जैसे तुम सिंपल ले लो, v1 को ले लो ये वेक्टर, v2 को ले लो ये वेक्टर विथ इन मैग्नीट्यूड, और एंगल ले लो तुम जैसे 30 डिग्री। अब v1 क्रॉस v2 क्या आ जाएगा, v1 v2 साइन 30, मैग्नीट्यूड बाई ये साइन 30 हो गया अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर ले लूँ तो। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड साइन 30 हो गया। अब फिर अगर इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट उससे रखूं तो कुछ मेरा नया आंसर देगा, यहाँ डायरेक्शन देगा। फिर इसका मैं अगर उसके क्रॉस दूं तो कुछ नया डायरेक्शन देगा। तो इनफाइनाइट मेंबर तो हम ला ही सकते हैं। अब और अगर v1 v2 के लिए सेट एस इनफाइनाइट है तो सेट tv ऑल्सो इनफाइनाइट है, ये तो होगा ही भाई क्योंकि मैं यूनिट वेक्टर लेके ही कर लिया हूँ। तो ऑप्शन डी भी सही होगा। तो ऑप्शन सी को रिगरसली ISI CMI स्टाइल में आपको ऐसे इन जनरल करना होगा। वैसे तुम पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके भी कर सकते हो। चलो अब हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। सी इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये फंक्शन जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को खा रहा है और iz जा रहा है। अब तुमको पता है iz क्या होने वाला है, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ये फंक्शन हर एक पॉइंट को सिर्फ 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दैट्स इट। तो बोल रहा है यूनिट सर्कल को यूनिट सर्कल पे ही रखेगा, मैप्स यूनिट सर्कल टू यूनिट सर्कल। बिल्कुल सही है भाई, ये तो कॉमन सेंस है क्योंकि यहाँ का जो भी पॉइंट मिलेगा
अगर उसको तुम 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो वो तो खुद के वर्ल्ड सर्कल पे ही रह जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एच मैप्स अपर हाफ प्लेन टू एच, अब बोल रहा है इस प्लेन को, मतलब अपर हाफ प्लेन को एच पे ही मैप कर रहा है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट उठाऊँ, इसको आई से मल्टीप्लाई करूँ तो ये फंक्शन इसको यहाँ ले आएगा, ये तो लोअर हाफ प्लेन में चले गया, तो ये गलत जवाब। एच मैप्स यूनिट स्क्वायर सेंटर्ड एट जीरो टू सेल्फ, अच्छा भाई, ये बोल रहा है ये स्क्वायर अगर हम लेंगे सेंटर्ड एट जीरो, इसको खुद पे रखा है, नहीं नहीं भाई ये तो गलत लग रहे हो तुम, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट ले स्क्वायर पे तो उसको 90 डिग्री पे घुमा देगा, उसी पॉइंट पे आएगा, सही जवाब है। अगर हम ये पॉइंट ले स्क्वायर पे तो इसको फिर तुम बोलोगे 90 90 पे घुमा देगा, तो ये भी सही बात है, ठीक है। व्हाट अबाउट ये पॉइंट अगर हम स्क्वायर पे लेंगे तो फिर ये डायगोनल घुमा देगा, तो क्या क्या ये सही है, क्या ये सही है? बट व्हाट अबाउट इफ आई टेक दिस पॉइंट 1,0, तो इसको आई पे कर देगा। व्हाट अबाउट 1,हाफ, तो देखो अगर हम 1,हाफ लें तो इट्स 1 + 1/2, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर आई क्या करेगा, आई माइनस हाफ, मतलब माइनस हाफ प्लस वन पे कर देगा, माइनस हाफ। तो बताओ क्या यूनिट स्क्वायर को यूनिट स्क्वायर पे रख रहा है क्या? ऐसा तो अभी आपको फील लग रहा होगा। ऐसे कोई बच्चा दूसरे तरीका से भी सोच सकता है, जैसे देखो x = 1 को ये क्या कर रहा है, x = 1 को तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, अगर x प्लस आई वाई है, ठीक है, और y को मान लो मैं -1 से 1 रख रहा हूँ, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब आई जेड क्या होने वाला है, आई एक्स माइनस वाई, तो माइनस वाई तो फिर भी -1 से 1 होगा, ठीक है, तो ये -1 से 1 चले गया, और प्लस आई एक्स मतलब y कोऑर्डिनेट फिर भी -1, तो x = 1 को ये कहाँ से कहाँ रख गया, x1 को -1 से 1 यहाँ तक वो चेंज कर दिया है, राइट। एंड y कोऑर्डिनेट को कहाँ पे रख दिया, y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका पास -1 से 1 तक ऑसिलेट कर गया, ठीक है। देखो एक बच्चा फिर बोल रहा है सर एक बार और समझा दीजिए, क्या समझ आया तुमको? चलिए। हाँ, क्योंकि मेरे ऑफलाइन में भी बच्चे हैं कुछ वो देख रहे हैं सॉल्यूशंस को। देखो एक्चुअली क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मान लो ये लाइन को तुम एक स्क्वायर बना ना बाबू, और मान लो इसको हम x = 1 ले लेते हैं, अब देखते हैं इसको आई जेड से मल्टीप्लाई करके ये किस वर्ल्ड में जाता है। तो इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखोगे, तो x तो 1 है तो इसको 1 + आई वाई लिख देते हैं, सो दैट y itself बिलोंग्स टू -1, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब आई जेड होगा i माइनस वाई, अब देखो y चूंकि -1 से 1 है तो यहाँ पे ये -y + i हो गया, तो i तो मतलब बताता है इसका y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया 1, लेकिन ये कोऑर्डिनेट डांस कर रहा है -1 से 1, तो मतलब x डांसिंग फ्रॉम -1 से 1 और y 1, तो अब देखो इस लाइन को ये लाइन में कन्वर्ट कर दिया, समझ में आ गया ना, इस लाइन को। सिमिलरली ये वाले लाइन को क्या करेगा, नीचे कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली हॉरिजेंटल लाइन है, जैसे तुम देख लो y = 1 को क्या करेगा, सिमिलरली अब x कुछ हो सकता है प्लस आई वाई, मतलब x प्लस आई, अगर अब आप आई जेड करोगे तो -1 + आई एक्स हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट तो -1 हुआ, लेकिन y कोऑर्डिनेट आई का कोफिशिएंट वो इधर मैप कर रहा है, इधर मैप कर रहा है, तो स्क्वायर को स्क्वायर पे ये मैप तो बिल्कुल ही कर रहा है, ये भी जो है एच मैप्स इनटू स्क्वायर सेंटर है 0 to सेल्फ, ये सही जवाब है। एच ऑफ एच मतलब एच ऑफ एच जो होगा, अब ये क्या होगा, एच ऑफ जेड इज आई जेड, सो एच ऑफ एच जेड इज आई एच, और एच खुद आई जेड है, सो आई स्क्वायर जेड विच इज -z। तो ये तो बोल रहा है जेड और -z में कैसा मैपिंग है, सो इट मेक्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन टू दैट लाइन। अरे भाई ये तो बहुत ही आसान है, अगर मेरे पास एक लाइन है y = mx, तो बोल रहा है अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे x को हम mx लें, ठीक है, तो ये z = x + i mx, तो -z क्या हो जाएगा, -x - i mx, अब ये भी तो इसी लाइन पे है ना, क्योंकि y = -x हो गया न्यू y, और न्यू x हो गया -mx, स्टिल y = mx फॉर्म में, क्यों, क्योंकि जब जब x, mx इस लाइन पे होगा तब तब इसका एक इमेज -x, -mx होगा, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन है, तो ऑप्शन डी भी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा आंसर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है ए सी डी। अरे भाई क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया क्या?
क्वेश्चंस कैसे खत्म हो सकते हैं? अभी तो पूरा पैराग्राफ बचा ही था। ओ वही तो मेरा यहाँ पे शायद एक बार फिर से हम देख लें। नहीं ये तो जी पिछला वाला क्वेश्चन। हाँ भाई, ये तो और बनाने का मन कर रहा था, अचानक से तुम खत्म कर दिया। चलो अब ये क्वेश्चन भाई, ये आसान क्वेश्चन है, देखने में इतना मतलब इसको हैवॉक में डाला है। तो अब चूंकि मैं कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा थक भी गया हूँ, फिर भी आपको मैं ये क्वेश्चन भी बता देता हूँ। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे बताओ? बताइए बताइए भाई। देखो पता नहीं क्या बोल रहा है, डी आई एफ एक्स बाई डी एक्स आई एड एक्स इक्वल टू ए दिन साइड डेरिवेटिव, मतलब अगर 50 है तो 50 बार डिफ्रेंशिएट करो, 100 है तो 100 बार डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक ऑलरेडी एक फंक्शन ए आई ए डिफाइन कर दिया गया है। ये यूजुअली बहुत ही वीक तरीका है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को पूछने का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास ए आई जे होने वाला है, ए आई जे ये क्या होगा बच्चों? तो अगर m बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस आई फैक्टोरियल, ये ना, आई फैक्टोरियल, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। दो बार डिफरेंशिएट करके देख लो, एक बार करोगे तो m एक्स एम आएगा, फिर दो बार करोगे तो m टाइम्स m माइनस वन आएगा, तीन बार m इंटू एम माइनस आई बार करोगे तो माइनस आई तक जाके बचेगा। सिमिलरली नीचे वाला जो है ये क्वांटिटी, ये छोटू हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस जे फैक्टोरियल, ठीक। तो ये बोल रहा है अब पी आई और क्यू आई ऐसे मिनिमम एंड मैक्सिमम कर करके आपको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। और पी और क्यू है मिनिमम ऑफ पी आई और मैक्सिमम ऑफ क्यू आई। भाई यहाँ से तो साफ दिख रहा है पी और क्यू बराबर है, एंड दैट्स एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई एम माइनस वन फैक्टोरियल। ये आप जस्ट कुछ वैल्यू पुट करो और यहाँ से आसानी से फील कर सकते हो, क्योंकि ये इतना आसान है जो इसको बनाने में भी खास के आप जैसे बच्चों के लिए ऑब्वियस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ना, जे अगर वन टू है तो जे अगर वन टू है एंड पी आई को हम डिफाइन करते हैं, तो देखो यहाँ पे पी आई अगर हम डिफाइन करें तो क्या जाएगा, ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, ऐसे कर करके। तो अगर तुम पी वन डिफाइन करो तो आ जाएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री। पी टू डिफाइन करो ए टू वन, ए टू टू, ए टू। अब उस सब में मिनिमम लेना है उसको पी बोल रहा है, और सब मैक्सिमम लेने की बोल रहा है। अब तुमको फैक्टोरियल पता है कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो वो कब होगा, अपने एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो पहला आंसर ये तो ऐसे ही गलत है। दूसरा आंसर बी जो है, चूंकि ये क्वांटिटी हो जाएगा एन माइनस वन, ऑप्शन बी तो सही लग रहा है भाई। ये कितना आ जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई एम माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल बाई एम माइनस टू फैक्टोरियल। अगर हम दो को ही कंपेयर करें तो इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई एम माइनस वन इज लेस देन वन फोर एम ग्रेटर देन एन। तो बी सही जवाब है। अगर हम थर्ड को देखें तो फिर आप दो कोई वैल्यू लेके पुट कर लो, थर्ड सही जवाब है। और डी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो अपने पास कैसा दिखेगा, ये बनने वाला है एम फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल और एम माइनस वन फैक्टोरियल बाई एम माइनस वन। फिर ये बनेगा ऐसे जैसे 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 एन माइनस वन, और ये एन अगर हम कर दें, फिर ये बनेगा एन माइनस टू फैक्टोरियल बाई एम माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे करते करते जीरो फैक्टोरियल बाई एम माइनस वन फैक्टोरियल, और लास्ट में बन गया एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल, ऐसे कैसे करते लास्ट टर्म। तो ये तो क्लियरली सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ए वन वन जो होगा ए टू टू से ए एन एन फोर एम ग्रेटर एन, ये तो मैंने प्रूफ कर लिया। और ए एम एम स्क्वायर जो होने वाला है, ए एम एम, ये तुम्हारा क्या होगा, ये हो गया जीरो फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल विच इज वन, और ए एम माइनस वन एन माइनस वन अगर हम डालें तो ये वन साइड आएगा। हाँ, तो वहाँ से भी तुम सिमेट्री से थी, क्योंकि सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, ए आई जे इज ए जे आई, ठीक है।
तो क्या ये सिमेट्रिक है? अगर एम एन है, नहीं। अगर एम एन है फिर भी ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हमारे हिसाब से इसका आंसर बी और सी होना चाहिए। हो सकता है एक दो की कुछ इधर से उधर हो, तो भूल चूक माफ कीजिएगा। देखो पहले हम क्वेश्चन 11 को करते हैं, क्योंकि 9 आउट 10 बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है। अभी मैं हिंट देके उसको छोड़ूंगा। 11th में आप समझ गए ना क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है एक लाइन ये है, एक दूसरा लाइन ये है। अब देखो दोनों लाइन का अलग अलग डायरेक्शन है भाई, लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि एक का डायरेक्शन है 1 -1 0, दूसरा है 1 0 एंड 3। so if it is n1 cap n2 cap, they are not parallel, so they are sq lines। अब हो रहा है एक पॉइंट यहाँ है कोई भी sq लाइन पे, f फैमिली ऑफ सर्कल है, हैविंग हैज अ पॉइंट L1 एज वेल एज पॉइंट ऑन L2। मतलब बहुत सारे सर्कल्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। 3D में ये सब हो रहा है चक्कर। और ऐसी जो सर्कल विद स्मॉलेस्ट रेडियस, आप समझ ही गए हैं क्या पूछ रहा है। मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसा सर्कल्स जो इस दोनों पे एज डायमेट्रिक फॉर्म का हो, मतलब ये स्क्यू लाइंस है, मतलब ये स्क्यू लाइंस है। आप समझ गए ना कि अगर एक पॉइंट P और पॉइंट Q एग्जिस्ट करेगा सच दैट PQ इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन L1 एंड L2, डेफिनेटली सर्कल विद PQ एज डायमीटर जो होगा उस दोनों को टच कर रहा होगा। तो बेसिकली आपको मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस पूछ रहा है, SQ लाइंस वाला डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस तुमको ऑलरेडी पता है, a माइनस बी टाइम्स n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 क्रॉस n2, ये हो जाएगा d मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ से लोकल मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन है भाई, एक बार डेरिवेटिव करो आंसर आ जाएगा। और अब बताइए आंसर यहाँ से आपका क्या आ रहा है। ठीक, ये वाले क्वेश्चंस भी तुम एफ पी क्यू है ना, इसमें डायरेक्टली किंग्स रूल लगाओ, एक्स के बदले 1 माइनस एक्स कर दो, पी माइनस 1 एक्स का पावर क्यू माइनस, उन दोनों को जोड़ दो, उसके बाद रिलेट कर दो आई एन से, और क्वेश्चन हो जाएगा स्वाद। तो हम चाहते हैं आप 9 आउट 10 का कीज के बता देंगे। बोलो विकास, बताएं? नहीं हो जाएगा, हाँ ठीक। तो 9 आउट 10 का आप खुद से कर सकते हो। 12th क्वेश्चन भाई ऑलरेडी जेई एडवांस का प्रीवियस क्वेश्चन रिपीटेड है, इसीलिए मैं तो ये नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैं इसका की बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने इसको डायरेक्ट कर दिया। ऐसे आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर 6 वाई स्क्वायर 3, ठीक है। इवन डिनोट्स लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, वो डायरेक्टर सर्कल होने वाला है। वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू h, 0, h, 0 से वर्टिकल लाइन पास कर रहा है, इंटरसेक्ट्स ई एन ई1 एट क्यू एन आर, इसको क्यू पे कट कर रहा है, इसको आर पे कट कर रहा है। लेट द टेंजेंट ऑफ इलिप्स एट पॉइंट क्यू मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट टी, ठीक है भाई। डेल्टा एच एरिया ऑफ पी आर टी, ओहो पी क्या पॉइंट, पी एच 0, पी आर टी का एरिया है और ये एरिया है, तो पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन टेंजेंट तुम बता सकते हो, टी इक्वल टू 0 से लिख लो, एक्स एक्स बाई 6 माइनस वाई टाइम्स जो भी 0/3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 6/h हो गया, राइट। क्योंकि एच कॉमा समथिंग पे अगर हम यहाँ पे टेंजेंट इक्वेशन जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्स माइनस वाई वाई नॉट इक्वल टू 0 ना, हमको इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है भाई, टेंजेंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ से तो हो गया टेंजेंट का इक्वेशन नहीं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 6/h, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ दिस, तो हाफ इंटू रूट ओवर 9 माइनस एच स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया E1 का इक्वेशन वेक्टर सर्कल का। आई इंटू हाइट हो गया तुम्हारे पास 6/h माइनस एच, पूरे हाइट में से h को निकाल लो, क्योंकि ये 6/h पूरा का पूरा डिस्टेंस है बच्चों, और ये h ये है, तो ये बच गया 6/h माइनस। और देखो यहाँ पे कैलकुलस लगानी नहीं है, क्योंकि जैसे ही h बढ़ेगा, जैसे ही h बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी क्या होगा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, रूट ओवर 9 माइनस एच स्क्वायर इंटू 6 माइनस एच स्क्वायर बाई एच। अब देखो टॉपर्स कैसे बनाते हैं, टॉपर्स जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट करके मिनिमा मैक्सिमा नहीं करेगा, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, लेकिन वो डायरेक्टली क्या बोलेगा, जैसे ही एच तुम्हारा इंक्रीज करेगा, ठीक है, न्यूमरेटर डिक्रीज करेगा, न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है, और एच जैसे ही बढ़ रहा है तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है, देखो ना एच बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज कर, और डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो ये दोनों तो असिस्ट कर रहा है ना फ्रैक्शन को, ओवरऑल ये तो मोनोटोनिकली डिक्रीज करा हुआ है, क्योंकि एच बढ़ा तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, एच मान लो बढ़ते जा रहा है,
और ये क्वांटिटी दोनों इंडिपेंडेंटली कम हो रहा है। जैसे एच बढ़ रहा है तो 6 माइनस एच स्क्वायर घटना शुरू करेगा, 9 माइनस एच स्क्वायर घटना शुरू करेगा, तो रूट भी घटेगा। तो ऊपर वाला टर्म घट रहा है, नीचे वाला बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली डेल एच जो है वो तो क्या होगा, घटता ही रहेगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। इसलिए डेल्टा वन का वैल्यू क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे 1 पे, और डेल्टा टू क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में एच का वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ से तुम्हारा 5√8/2 और √5/2 आएगा सर, 5√8/2 और √5/2 आएगा। तो आंसर जो आपका आएगा वो 45 आने वाला है, इसका 45 है की टू क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 13 का बात करें तो ए एन का जो वैल्यू है, इफ ए एन, तो ये 100 सी एन में आया। आप डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो ए एन को, कॉफिशिएंट को इक्वेट करके। और यहाँ पे तुम्हारे क्या आ गया, ये -1 का पावर n 25 का पावर 100 माइनस n प्लस 25 का, हम कुछ नहीं किया, कंपेयर कर दी। जैसे ही आपने इसको कंपेयर किया तो फिर सिंस एन इज लेस देन 0, अब एन लेस देन 0 होगा तो एन को तो ऑड नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि इवन में तो आप देख सकते हो हालत खराब हो जाएगा। इवन में हालत क्या खराब हो जाएगा कि दोनों पॉजिटिव है दोस्तों, इसीलिए एन को ऑड होना होगा। अब ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ओनली वे इट्स पॉसिबल जब एन इज ऑड, और एन ऑड होने के लिए 25 का पावर n माइनस 25 का पावर 100 माइनस n को 0 से छोटा होना होगा। इट मीन्स 100 माइनस n को बड़ा होना होगा n से, इट मीन्स n इज लेस देन 50। तो n का जो वैल्यू आया वो 49 आएगा। पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 49। क्वेश्चन 14 की बात करें तो भाई ये तो डायरेक्ट रिकर्सन रिलेशन से दिख रहा है। क्या बोल रहा है, एक क्लोज इंटरवल ले लो 0 से 1, ठीक है भाई ले लो। और पूछा है क्या पैराग्राफ, अच्छा ये तो आसान पैराग्राफ, ये सिंपल पैराग्राफ है, पूछा हुआ है जेई मेंस लेवल, सिर्फ क्वेश्चन को लिखने का तरीका। और 17 और 80 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट जेई मेंस में ऑलरेडी पूछा हुआ उस टाइप का, वो आप चेक कर लीजिए। मैं ये वाला भाई बोल देता हूँ, एक क्लोज इंटरवल है 0 से 1, लेवल इट सी नॉट, लेवल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप डिवाइड इंटरवल इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है भाई बोलते जाओ तुम, 1/3, 2/3, 7। देखो हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिए, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, और एक ये हिस्सा। अरे कलर तो दो। लेट C1 with the union of interval 0 से 1/3, 1/3, 7, 2/3, 7। वाह, ये इंटरवल और इसका यूनियन। Similarly to construction, divide interval into 3 part, delete their respective middle interval, ठीक है। Union of remaining delay is continuing distance, okay। ln denotes the sum of the length of interval। अरे भाई ये तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है किस चीज पे आधारित, रिकरेंस रिलेशन। यहाँ तो डायरेक्ट रिकरेंस रिलेशन का वी कैन फाइंड, वी कैन स्मेल इट, राइट। क्योंकि एल आर जो होने वाला है, आप ऐसे L1 L2 से भी कर सकते हो, क्या होगा या तो हाफ आएगा या तो नहीं आएगा, 2/3 टाइम्स LR-1, शायद ये रिकरेंस आ जाए। तो L1 का वैल्यू ऑलरेडी 1 है बाय द गिवन कंडीशन, तो LR मेरा 2/3 टाइम्स R-1 आएगा। अब मैं बस इसके वैल्यू वो पुट करूंगा और AGP बनेगा, इट्स -1 का पावर R-1, R टाइम्स 2/3 का पावर R-1, R इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। अब आप इसको S ले लो और फिर इसको R से मल्टीप्लाई कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो भाई। AGP का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो ये 9/25 देगा। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो आंसर 0.9/25 मतलब 0.36 आना चाहिए। आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 15 बनाना ही नहीं पसंद करूंगा इसलिए पसंद नहीं करूंगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आर अल्फा क्या है, ये देखो सेट, सेट नोटेशन से खेला है भाई, सेट नोटेशन से खेला है। कैसे से नोटेशन से खेला है, तो 0 से y जो है 0 से एफ एक्स के बीच में है, और x जो है 1 और अल्फा के बीच में। ये एस अल्फा जो है वो फिर y एफ एक्स के बीच में, मतलब x जो है वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू अल्फा है, और फंक्शन 0 से एफ एक्स के बीच में है। तो मान लो ये एफ एक्स है, तो ये वाला एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ये सेट आर। सिमिलरली सेट अल्फा जो है वो अल्फा से अल्फा स्क्वायर के बीच में, ठीक है। और मान लो कोई फंक्शन होगा एंड वाई इज जीरो टू, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो आप इस हिसाब से डिकोड करके ये क्वेश्चन को कर लो, नहीं तो अब स्पून फीडिंग हो रहा है। तो ऑलरेडी मैंने 80 to 90% आपको क्वेश्चंस का कीज और डिटेल सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। और रेस्ट जो क्वेश्चन है वो मुझे मानना है ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन फिर भी अगर आपको चाहिए तो हमारे कोई स्टूडेंट आपको डिटेल सॉल्यूशंस भेज देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपके सामने वो कर दूंगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना हम अपनी किताब में दिए, ठीक है, और वो अभी आपको थोड़ा मैं दिखाऊं, चलो मैं बुक का
बेसिक फील दिखाता हूँ ऑलरेडी एडिटिंग प्लेस में। तो देखो ये इस टाइप के आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एक सेट दिया, ये साइड सेट और रिलेशन से मैं कुछ हिंट भी दे के आपको रखा हूँ, ठीक है। जैसे सीक्वेंसिंग सीरीज से भी क्वेश्चंस तुमको मिल रहे हैं, फंक्शन से, तो कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हैं जो टफ वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और कुछ कुछ जो आसान वाले सॉल्यूशंस हैं उसके सॉल्यूशंस नहीं है। और देखो अभी जो हमने सर्कल वाले क्वेश्चन किया है उस टाइप का मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन यहाँ पे रख चुका है कैलकुलस में। हाँ सिर्फ है उसका लैंग्वेज जो है वो सर्कल पे नहीं, वो पैटर्न था, मैं परम्यूटेशन से इसको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ। ये देखो कैसे, मतलब मैं ऑब्जर्वेशन से आपको पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 16 अगर जो बच्चा को उससे ट्राई करना है। लेकिन अब ये बुक मैं अभी आपको जो 11th में बच्चे हैं उनके लिए शायद लाऊंगा, और सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंट कोर्स लाएंगे जो हो सकता है पूरे का पूरा फ्री नहीं हो, लेकिन बुक तो डेफिनेटली मार्केट में अवेलेबल होगा अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, तो आप इसको खरीद सकते हैं। और जब वो रिलीज होगा इस महीने के अंत में तो मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय दिस लेक्चर्स। अगर आपको और क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री चाहिए तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जितना से ज़्यादा स्प्रेड हो सके करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई, अकेले सब कुछ करना पड़ता है। और जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस है आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।